ये टॉपिक मैथ्स का है, डिफरेंशिएशन। हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं। इसको पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल हमको कहाँ कहाँ पे करना है। देखो, मैथ्स में तो ये यूज होगा ही, साथ में फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल है, केमिस्ट्री में भी लगेगा डेरिवेशंस के लिए। तो जितना इस्तेमाल इसका मैथ्स में नहीं है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल इसका फिजिक्स में होता है। तो 11th और 12th के जो बच्चे हैं या उसके आगे के जो बच्चे हैं, उन सब के लिए फिजिक्स पढ़नी हो, केमिस्ट्री पढ़नी हो या फिर मैथ्स ही क्यों ना पढ़नी हो, इन तीनों के लिए ही डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी टर्म होता है, बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। अगर डिफरेंशिएशन की परख नहीं है, क्यों करते हैं, काहे लिए करते हैं, कैसे करते हैं, अगर अच्छे से नहीं आएगा तो जो भी डेरिवेशंस वगैरह फिजिक्स के या केमिस्ट्री के होते हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। अच्छे से क्या, समझ में आएंगे ही नहीं। तो उन पे समझ बनाने के लिए, पकड़ अच्छी बनाने के लिए, फिजिक्स के लिए खास करके ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब मैथ्स का टॉपिक है तो मैथ में यूज होगा ही। खैर, तो अच्छे से इसको जो है स्टडी कर लेंगे, अच्छे से सब कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, जो कुछ भी है इसके बारे में बताएंगे। उसके थ्रू जो है, उसकी हेल्प से हम मैथ्स के कुछ टॉपिक, फिजिक्स के कुछ टॉपिक और इवन केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, उनमें क्लैरिटी मिल जाए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम डिफरेंशिएशन पहले देख लें। तो हमने लिखा भी है वाई वी नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि क्या ज़रूरत है भाई डिफरेंशिएशन की, हमने जो है दो तरीके का स्लोप बना रखा है। एक है हमारे पास कंटिन्यूअस स्लोप और एक हमारे पास कैसा स्लोप है, डिसकंटिन्यूअस। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। स्लोप का मतलब ढलान, ढलान बोलते हैं या फिर हिंदी में इसको और क्या बोलते हैं, प्रवणता। ठीक है, कंटिन्यूअस माने क्या, सतत, माने जो लगातार, या तो लगातार घट ही रहा हो या तो लगातार बढ़ ही रहा हो, लगातार घट रहा हो या लगातार बढ़ रहा हो, इसीलिए बोलते हैं कैसा स्लोप, कंटिन्यूअस स्लोप। अब जरा इस पे ध्यान दो, लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार क्या होता जा रहा है, उठता जा रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, कैसा फलन है, ये कंटिन्यूअस है। या ऐसे बोलो कैसा स्लोप है, ये कंटिन्यूअस स्लोप है, क्योंकि लगातार उठ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंटिन्यूअस स्लोप। अब जब हमने कंटिन्यूअस स्लोप को देखा तो क्यों इसको बनाया ये भी समझ लो। समझना हमको ये है, बनाना ये पड़ रहा है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ का एंगल हमने थीटा ले लिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ओ नाम दे दो, तो ओ पे कितना एंगल है, थीटा। तो वही अगर इस वाले पॉइंट पे यानी पी मान लो इसको, हाँ, इसी के पैरेलल बेस बना दो, बेस चाहिए ना एंगल के लिए। अब बी एंगल नापोगे तो कितना आएगा, थीटा ही आएगा। यहाँ भी एंगल वन नापोगे तो कितना आएगा, थीटा आएगा। यानी किसी भी पॉइंट पे एंगल को मेजर करोगे तो तुम्हारा एंगल सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। भाई एक बार उठा दिए ऐसे तो कहीं भी नापोगे तो उतने पे ही उठा है ना, यहाँ भी उतना ही उठा है, यहाँ भी उतना ही उठा है, यहाँ भी उतना ही उठा है। हर जगह एंगल हमारा क्या है, सेम है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में खास बात ये होती है कि चीज़ें सेम आती हैं। चीज़ें क्या आती हैं, सेम। कंटिन्यूअस स्लोप की खास बात ये होती है कि जो भी एंगल हम लेंगे, कहीं भी ले लेंगे, यहाँ नापना है, यहाँ नापना है, यहाँ नापना है, कहीं भी नाप लोगे ना तो एंगल क्या मिलेगा तुमको, सेम मिलेगा। अब जरा डिसकंटिन्यूअस स्लोप की तरफ ध्यान दो। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, असतत, ढलान, प्रवणता, स्लोप, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक, तो देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ है देखो
यहाँ पे अगर नापोगे तो कुछ मान लो आएगा एंगल, हाँ। अब अगर वही यहाँ नापोगे तब आधार बना लो, उठ गया एंगल, क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ इतना ही था और यहाँ एंगल क्या हो गया, उठ गया। अब यहाँ नाप के देखो तो यहाँ पे, हाँ। एक बात और भाई, एंगल नापने के लिए तुमको एक इमेजिनरी आधार बनाना पड़ेगा ना, अपने मन से एक बेस बनाना पड़ेगा, तब जाके जान पाओगे कि यहाँ पे एंगल कितना है। तो यहाँ पे तो पहले से आधार था, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस ही बेस का काम कर रहा था। तो यहाँ का एंगल अगर मान लो 15 डिग्री है तो ये 15 डिग्री नहीं होगा, उठ गया है, ये और उठ गया है। तो यहाँ का एंगल 90 से भी ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। और यहाँ नापोगे तो 90 के थोड़ा करीब लग रहा है, ये लग रहा है, ये 90 से कम है, ये 90 से बहुत कम है। मतलब बार बार एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डिसकंटिन्यूअस स्लोप अगर है तो उस स्लोप के किसी भी पॉइंट पे एंगल की वैल्यू बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और चेंज होने का मतलब क्या आ गया, क्या आ गया, डिफरेंस। डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और। हर पॉइंट पे तुमको वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और जहाँ तुमको डिफरेंस देखने को मिल गया, अगर चीज़ें सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डिफरेंस देखने को मिल गया तो डिफरेंस वर्ड से ही क्या बना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। ये वाला स्लोप हमारे पास कैसा था, एकदम लगातार जा रहा था, तो कंटिन्यूअस स्लोप। ये लगातार नहीं है, लगा इसी में उठने बैठने, मतलब क्या, डिफरेंस आ गया। इस वाले स्लोप में हर जगह मामला सेम नहीं है, मामला डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट होने का मतलब डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, और क्योंकि अंतर आ गया तो डिफरेंस से क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब एक बात और, जब डिफरेंस आ जाएगा वहीं पे इस्तेमाल करते हैं किसका, डिफरेंशिएशन का। और अगर चीज़ें सेम हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें अगर सेम है तो डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, अवकलन की ज़रूरत नहीं है। हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब क्या आता है, डिफरेंस। और डिफरेंस कब आएगा, जब चीज़ें कैसी होंगी, डिसकंटिन्यूअस होंगी, मतलब अभद्र होंगी, वो ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे। एक इंसान ऐसा होता है जो लगातार अपने उसी कैरेक्टर में बना रहता है, अच्छा है तो अच्छा बना रहेगा, बुरा है तो बुरा बना रहेगा। खतरनाक वो वाले होते हैं ना, अभी कुछ और शक्ल दिखा रहे हैं, बाद में कुछ और दिखाएंगे, उसके बाद में कुछ और, 50 तो चेहरे लेके घूमते हैं। तो वहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, डिफरेंशिएशन की। ये लगातार वैसा ही बना है, बोल रहा है कि मैं यहाँ थीटा हूँ तो मैं यहाँ भी थीटा, मैं यहाँ भी थीटा, हर जगह सेम है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना है भाई, ऐसे ही इंसानों में हमको दिक्कत नहीं होती। हम बोलते हैं भाई वो तो ऐसा ही है, इससे हट करके वो कुछ नहीं है, हर बार ऐसा ही वो रहने वाला है, जब भी मिलेंगे वो ऐसा ही दिखेगा। तो बताओ, इसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। काहे नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि मालूम है आज भी वही है, कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है, डिसकंटिन्यूअस वाले में, जिसके 50 तो चेहरे हों, यहाँ कुछ और बता रहा है, यहाँ कुछ और, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, उसके अगले दिन कुछ और। तो बार बार चेंज कर रहा है खुद को, यानी क्या लेके आ रहा है अपने में, डिफरेंस। और डिफरेंस से ही क्या है, डिफरेंशिएशन। तो जहाँ भी छोटा छोटा डिफरेंस हमको मिलता जाए, कदम कदम पे डिफरेंस मिल रहा है, वहीं पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की। ठीक है, अब समझते ही हैं कि स्लोप बना के ही क्यों समझाएं इस चीज़ को। देखो, स्लोप बना के इसलिए समझाएं, दुनिया का कोई भी फिगर हो उसमें लाइन ही तो खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लाइन। अब जब लाइन खींचेंगे तो उसमें एंगल देखेंगे कि नहीं। कोई भी आकृति ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो, सर्किल ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, तो कोई भी आकृति लोगे दुनिया की, उसमें एंगल देखोगे कि नहीं,
देखोगे ना कि लाइन कैसे मुड़ी है या सीधे है, तो यही दो चीज़ हम देखते हैं, लाइन मुड़ी है या फिर लाइन क्या है, सीधी। तो जब दुनिया की किसी भी आकृति में दो ही बात नोटिस करते हैं, वो सीधा सीधा है या फिर क्या हो गया, मुड़ गया है, कर्व्ड है। कुल मिला जुला के किसको देखते हैं, लाइनों को ही हम देखते हैं, रेखाओं को ही हम देखते हैं। इसी वजह से हमने क्या उठाया, स्लोप उठाया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ पे सीधा स्लोप उठा लिए और यहाँ पे टेढ़ा उठा लिए, कर्व्ड उठा लिए। दो ही आकृति तो हम घुमा फिरा के पढ़ते हैं, हाँ, एक सीधा सीधा पढ़ लेते हैं और एक टेढ़ा मेढ़ा वाला पढ़ लेते हैं। टेढ़े मेढ़े को कर्व बोलते हैं और सीधे वाले को स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, दो ही सिचुएशन बनती है। और इसी वजह से हमने क्या बना के इस चीज़ को समझाया, स्लोप बना करके। ठीक है, क्योंकि किसी भी फिगर में एंगल तो हम देखेंगे ना, और ये भी देखेंगे एंगल सेम रह रहा है या फिर एंगल क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक, अब इसी एंगल को तुम और चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। कोई भी शेप है तो पूरा शेप ही ले लो, हाँ, अब पूरा शेप बार बार सेम रह रहा है या फिर क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हर वक्त सेम रहेगा तो आज जैसा उसको देखोगे कल भी उसके बारे में वैसा ही बताओगे, अगर बार बार सेम रहेगा तो। और अगर जैसे मान लो, दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक, अब पत्थर का टुकड़ा जो है यहाँ पे हमने रख लिया है अपने पास। ठीक है, अपने पास उस पत्थर के टुकड़े को रखे हैं, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा उसके साथ कोई। पत्थर जैसा आज दिख रहा वैसा ही कल भी दिखेगा, है ना, परसों भी वैसे ही दिखेगा। मतलब वो बार बार क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन अगर वहीं पे हम वो ले लें, आइस माउंट ले लें, बर्फ़ का टीला, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टीला क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो मतलब वो एक जैसा रहने वाला नहीं है। और वहीं पत्थर है, उसके ऊपर टेम्परेचर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं तो वैसा ही रहेगा, तो कुछ भी कर। समझ में आई बात। तो जो पत्थर है वो कैसा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जो आइस माउंट है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और वहीं आइस माउंट वाले केस में ही किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की। मतलब अगर बदलाव आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और अगर बदलाव नहीं आया इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे जो है हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, माने दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये सब इसके बारे में जो कुछ भी है आगे और देख लेते हैं। तो अभी जो हम स्लोप बना रखे थे, एक तो ये कंटिन्यूअस था और ये डिसकंटिन्यूअस, लगातार सेम रह रहा है और ये बार बार क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। डिफरेंस इसी में है, इसमें डिफरेंस नहीं है। इसके स्लोप में डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके स्लोप में क्या है, डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस वाले स्लोप को निकालना है तो एक पॉइंट यहाँ ले लिए और एक पॉइंट यहाँ ले लिए। अगर हमें निकालना है कि स्लोप किस एंगल पे झुका हुआ है, वो एंगल हमको निकालना है। मतलब क्या, कितने पे स्लोप बना है वो अगर हमें निकालना है तो दो पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट को बोल दिए ए, दूसरे को क्या बोल दिए बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x1, y1। बी के भी नहीं पता तो क्या मान लेंगे, x2, y2। अरे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब हमको निर्देशांक नहीं पता रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स की जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या मान लेते हैं, दो पॉइंट्स हैं तो एक का x1, y1 कर लेते हैं और दूसरे का क्या कर लेते हैं, x2, y2। अब इसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी से परपेंडिकुलर ड्रा किए। अब ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद कुछ चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, ये पॉइंट इसकी सीध में है,
ये पॉइंट इसकी सीध में है, यानी इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चले होंगे, x2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x2, तभी तो यहाँ पे x2 लिखे हैं। जितना x पे चलते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं, जितना x पे चलेंगे वही यहाँ पे लिखते हैं। क्लास 10th में भी 9th में भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। और जितना y पे चलते हैं, अभी यहाँ चलेंगे तब भी y वाला ही होगा ना, और यहाँ चलेंगे तब भी कौन सा वाला होगा, y वाला। अब उसकी सीध में ही चल रहे हैं, यानी y पे चल रहे हैं, तो जब y पे चलते हैं तो y वाला लिख देते हैं। अब ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, y2। x पे चलने वाली दूरी को पहले लिखते हैं और y पे चली गई दूरी को बाद में। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, y2। जैसा कि 9-10 में पढ़ रखा होगा, अगर कोई पॉइंट दिया है 2,3, यानी x पे कितना चलना रहता है, 2, और y पे कितना चलना रहता है, 3। तो x पे 2 यानी 1, 2, ये आ गया, तो ये 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2। अब y पे 1, 2, 3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 3। तो x पे 2 और y पे 3। उसके बाद दोनों की सीध मिला देते हैं, 2,3 x, y। तो x पे कितना चलना पड़ा, 2, y पे कितना चलना पड़ा, 1, 2, 3। फिर दोनों की सीध मिला देते हैं। अब वही चीज़ समझ लो कि x पे 2, 1 कदम 2 कदम, ये 2 हो गया, ये टोटल दूरी कितनी हो गई, ये 2 हो गई। और y पे कितना चले थे, 3, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 3 होगी। तो जो दूरियां हम चलते हैं वही यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देते हैं। 2 लिखे मतलब 2 चले थे, y की जगह 3 लिखे मतलब 3 चले थे। तो वैसे ही x2 लिखे हैं मतलब x पे कितना चले, x2, y2 लिखे हैं मतलब y पे कितना चले, y2। चलो अब आगे देखो, आगे जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, a से, एक बार b से किए और एक बार a से। जब a से करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा, ठीक, तो अब यहाँ पे आगे काटेगा। अब ये वाली डिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, x2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, यानी x पे कितना चले होंगे, x1, और y पे कितना चले होंगे, y1। तो ये यार ये रहा x, तो x पे यहाँ से यहाँ तक जो चले होंगे वो कितना होगा, x1, और यहाँ से यहाँ तक जो चले होंगे यानी y पे वो कितना रहा होगा, y1। x पे चले x1 यहाँ तक, तो वही यहाँ पे लिख दिए। y पे चले y1 यहाँ तक, भाई वही दूरी है ना, तो y1 लिख दिए। पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग। अब एक परपेंडिकुलर और ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब ये दोनों हाइट इक्वल हो जाएगी तो ये y1 है, तो ये भी कितना होगा, y1, ये भी हो गया y1। अब आगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, y2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1। अब पूरे में से y1 काट के निकालेंगे, ये बचेगा, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरा है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1। पूरे में से यानी y2 में से क्या काट के निकालेंगे, y1, तो ये ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा। ये पूरी लंबाई अगर हमारे पास है और इतना छांट दें इतना, तो ये नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को नाम दे दो C, क्या नाम दे दिए, C। अब ट्रायंगल ABC में देख लो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या काम करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे भाई ये वाला एंगल कितना था, थीटा, तो ये भी तो वही रहेगा ना, आधार सेम है तो झुकाव तो वही है ना, बेस बेस, झुकाव उतना ही, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। कंटिन्यूअस में यही तो बात होती है कि एक जगह थीटा आएगा तो दूसरी जगह भी थीटा ही होगा, दूसरी जगह ईटा नहीं होगा।
तो वही है। अब जब ये एंगल थीटा हो गया तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। 90 के साइड वाली साइड, सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ये बच गई, ये क्या होगा? बेस होगा। तो इन ट्रायंगल ABC ये थीटा है तो हम लगाएंगे थीटा के साथ tan। tan क्यों लगाएंगे? हमको दो चीज पता है, ठीक, बेस पता है और क्या पता है? परपेंडिकुलर। अभी बेस देखो पता है, निकाले नहीं है, बस निकाल ले रहे हैं उसको। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई? x2। यहाँ से यहाँ तक कितना है? x1। यहाँ से यहाँ तक में से ये काट के निकालेंगे तो इन बचेगा, ये क्या होगा? x2 माइनस x1। ये चीज़ इसकी सीध में है तो बेस कितना होगा? x2 माइनस x1। तो हमें बेस पता है और क्या पता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कौन है? CB यानी BC। बेस कौन है? AC। बेस है AC, परपेंडिकुलर है BC। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC क्या है बताओ? y2 माइनस y1। AC क्या है? x2 माइनस x1। ये आ गया tan थीटा। अबे जो tan थीटा हम लोग निकाले हैं, थीटा के लिए ही निकाले हैं, मतलब ये देखने के लिए कि कितने एंगल पे क्या है? झुका हुआ है, ठीक है। अब एक बात और है यहाँ पे कि जैसे इस पॉइंट पे निकालनी है वैसे ही चाहें तो इस पॉइंट पे भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? आगे बढ़ा करके। लेकिन आगे भी फार्मूला ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ बदलने वाली नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस है तो बदल ही नहीं रहा है, और जब बदल नहीं रहा है तो हम बार बार एक ही चीज़ नहीं निकालेंगे। इसी फार्मूले से किसी भी पॉइंट पे काम हो जाएगा, हर जगह काम कर लेंगे। अरे मान लो यहाँ निकालना रहता और यहाँ निकालना रहता तो फिर से x1 y1 x2 y2 मानते ना, फिर से वही चीज़ आती कि नहीं? सारी व्यवस्था वही हो जाती, फिर से वही आ जाता। अभी यहाँ निकालना है तो यहाँ एक तो ले लेंगे तो x1 y1 x2 y2, फिर से वही व्यवस्था बनेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्लोप हमारे पास कैसा है? कंटिन्यूअस है। हर जगह एंगल क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो एक ही फार्मूले से कंटिन्यूअस स्लोप में हर जगह काम हो गया। फार्मूला क्या है tan थीटा का? y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। और यही tan थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। भाई उसी की मदद से फार्मूला आया है ना, तो ये स्लोप का ही फार्मूला है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तब मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया A, जैसे यहाँ लिए थे, ठीक, नाम बदल दे रहे हैं इस बार, P कर ले रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ ले लिए क्या? Q। जब दो पॉइंट ले लिए तो ये फार्मूला किसके लिए था? सीधी लाइन के लिए था। ये लाइन यहाँ कैसी है? टेढ़ी है। तो लाओ इस पे सीधी लाइन बनाने का ट्राई करते हैं। जब इस पे सीधी लाइन बनाओगे, देखो कहाँ बन रहा है? बाहर बन गया। हमको बाहर का थोड़े चाहिए, हमको कहाँ चाहिए? इसी लाइन पे चाहिए। और ये लाइन कहाँ चली गई? बाहर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पॉइंट को और करीब लेके आते हैं। थोड़ा सा पॉइंट को और करीब लेके आओ, यहाँ लेके आ गए। यही Q वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आ गया, अब फिर से मिला के देखो, अब भी बाहर है लेकिन पहले से कम है। अब भी ये बाहर है लेकिन पहले से क्या है? कम है। लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि इसी लाइन पे आ जाए, क्योंकि बाहर का हमको नहीं चाहिए, हमको एंगल इसी लाइन पे चाहिए, बाहर का हमें नहीं चाहिए। ये वाला स्लोप चाहिए, ये वाला। अब थोड़ा और पास लेके आओ, अब मिलाओ तो अब आ गया, अब उसी पे आ गया। जब Q को और पास लेकर के आए तो जो लाइन बनी सीधी वाली वो हमारे उसी स्लोप के ऊपर आ गई।
लेकिन जब दूरी ज़्यादा ले रहे थे तो हम ऐसा पॉसिबल नहीं था, वो स्लोप से हट जा रहा था, बाहर आ जा रहा था। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आता है सीधी लाइन पे निकालना। हमें किस पे निकालना आता है? सीधे स्ट्रेट वाले पे निकालना आता है। हमको टेढ़े मेढ़े वाले का, बिंगो टेढ़े मेढ़े हमको नहीं आता, समझ रहे हो? तो बिंगो टेढ़े मेढ़े वाले का निकालना हमको नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इस टेढ़े मेढ़े वाले में भी कैसी लाइन मिल जाए, सीधी मिल जाए। तो देखो क्या किए, पहले दूर लिए तो सीधी लाइन लिए, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ पाया, बाहर हो गया, ये हमारे काम का नहीं है। दूसरी बार और थोड़ा करीब लिए, अभी भी बाहर आया, लेकिन थोड़ा पहले से कम आया। अब और थोड़ा आगे जाके ले लिए तो अब एकदम उसी के ऊपर आ गया। और जब एकदम उसी के ऊपर आ गया तो सीधा बन गया। और जब सीधा हो गया तो अब इसी को जूम कर लो, ये P और ये Q, इसी को हमने कैसे बनाया भाई? जूम करके बनाया, ठीक। लेकिन ये है वही। अब ये जो PQ लेंथ है बहुत क्या है? छोटी है। PQ लेंथ कैसी लेंथ है? छोटी लेंथ है। ये थी ना पूरी बड़ी वाली, लेकिन PQ अब कैसा है मेरे पास? छोटा सा है। और यहाँ जब निकाले थे तो लेंथ पहले से ही बड़ी थी, और कितनी भी बड़ी दे दो, क्योंकि सीधा है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में बहुत ज़्यादा बड़ा ले लोगे तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमें आता है सीधी लाइन का निकालना, ये सीधी है नहीं। और सीधी जब हमने बनाया इसको कुछ जुगाड़ लगा करके, जुगाड़ क्या लगा? पॉइंट लेते गए, दूसरा जो पॉइंट लिए दूर लिए, फिर करीब लिए, फिर करीब लिए और करीब लिए। एक कंडीशन ऐसी आई कि उसी के ऊपर ये लाइन कैसी बन गई? सीधी बन गई। अब जब सीधी बन गई तो यही फार्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि सीधे के लिए हमारे पास फार्मूला है। अब इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ करो, tan थीटा बराबर, अरे जैसे P है Q है, वही P और Q। P का मान लो x1 का मा y1, और Q का क्या मान लो? x2 का मा y2। हाँ, जैसे यहाँ पे था x1 y1 x2 y2, जैसे यहाँ A था वैसे ही यहाँ पे क्या है? P है। जैसे यहाँ B था वैसे ही यहाँ पे क्या है? Q है। तो वैसे ही x1 y1 ले लिए, x2 y2 ले लिए, जैसे यहाँ पे लिए थे। तो फार्मूला भी हमको सेम ही मिलेगा ना। अरे फिर से परपेंडिकुलर वगैरह खींचोगे, सारी व्यवस्था वही वाली करोगे, तो फिर से फार्मूला हमको क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। फार्मूला फिर से हमको वही मिलेगा। कहाँ है? क्योंकि सीधी लाइन पे ही ये फार्मूला निकाले थे, और यहाँ भी हमने लाइन को सीधा ही कर दिया। ऐसी व्यवस्था बना कि इस पर एक सीधी लाइन मिल गई हमको। अब जब सीधी मिल गई तो सीधी के लिए फार्मूला हमको पता है। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हो? tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 का मतलब y2 में से y1 को घटाना है। घटाना मतलब डिफरेंस, घटाना मतलब डिफरेंस। किस में डिफरेंस? y में, अपान में ये किस में डिफरेंस है? x वालों में है, तो डिफरेंस इन x। तो ऊपर है डिफरेंस इन y और नीचे है डिफरेंस इन x। अब इसी को ऐसे भी शार्ट में लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपान में क्या? dx, यानी डिफरेंस इन y अपान में डिफरेंस इन x। तो अब ये जो tan थीटा आया यानी dy बाई dx आया, ये कैसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटी, स्मॉल वैल्यू, यानी dy बाई dx कैसी वैल्यू दिखाता है? स्मॉल वैल्यू। और हमारे पास था कैसा? बड़ा सा पोर्शन था। अब बड़े में से हमने कैसा निकाला? छोटी सी वैल्यू को हम निकाल के ले आए, बड़े में से छोटा मान निकाले। ठीक, काहे ऐसा किए? क्योंकि इकट्ठे बड़ा निकालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास फार्मूला सिर्फ किसका है? कॉन्टिन्यूअस का है। डिसकंटिन्यूअस के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हमने डिसकंटिन्यूअस में भी जुगाड़ लगा करके स्लोप को कैसा बना दिए? कंटिन्यूअस। छोटा ही सही, लेकिन कंटिन्यूअस है कि नहीं? इतने दूर तक क्या है? कंटिन्यूअस है। इसके बाद ना बिगड़ा है माहौल,
लेकिन इतने दूर तक क्या है, तो छोटा छोटा लेने का फ़ायदा ये है कि वो छोटी छोटी लेंथ ही कैसी मिल जाएगी हमको, कंटिन्यूअस, और जब कंटिन्यूअस मिल जाएगी तो उसका फार्मूला सामने है, ठीक। लेकिन लिखते वक्त ये ध्यान देंगे कि ये वैल्यू कैसी है, छोटी वैल्यू। तो अब यहीं से एक कंक्लूजन बता दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? जब चीज़ें ऊटपटांग आ जाती हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। कहाँ है? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, हर जगह मामला अलग अलग रहेगा। अलग अलग मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। जहाँ डिफरेंस दिखा वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन किसके लिए करते हैं, छोटी वैल्यू के लिए, क्योंकि इकट्ठे भाई ऊट पटांग अगर है तो इकट्ठे बड़ी वैल्यू निकालना हमारे बस की बात नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ छोटा निकाले हैं वैसे यहाँ भी थोड़ा सा क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा निकाल लेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा निकाल लेंगे, ऐसे करते करते पूरा निकाल लेंगे ना, है। यानी बड़ी वैल्यू से बड़े से अगर छोटा निकालना हो तो क्या करते हैं, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। y2 - y1 बोले तो डिफरेंस इन y, x2 - x1 बोले तो डिफरेंस इन x, या इसी को शार्ट में लिख देते हैं, डिफरेंस इन y अपान में डिफरेंस इन x, यानी dy/dx। और ये dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम इकट्ठे यहाँ से यहाँ तक क्या कर लें, निकाल लें। तो दिया था बड़ा और निकाला कितना, छोटा, ठीक है। तो बड़े से छोटा करने के लिए क्या है, डिफरेंशिएशन।